India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. लद्दाख के पर्यावरणविद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देते हुए उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में जोधपुर की जेल में हिरासत में है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को गैरकानूनी और मनमाना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत को मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वांगचुक की हिरासत के कारणों को उनकी पत्नी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वांगचुक की पत्नी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति की हिरासत राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि उन्हें एक सम्मानित पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी आवाज दबाने के लिए हिरासत में लिया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वांगचुक की हिरासत के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वांगचुक की हिरासत के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वांगचुक की पत्नी को उनसे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के 42% कोटा करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि तेलंगाना सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 24(3)D और 24(3)T का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के आदेश से यह सीमा पार हो गई है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि जब हाई कोर्ट ने स्थगन देने से इनकार किया है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना सरकार के आदेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने की मांग की थी। इसमें यह भी कहा गया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन किया है, जिसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कोचीन मिनरल्स एंड रोटाइल लिमिटेड घोटाले में जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, अपने राजनीतिक लड़ाई को चुनाव के मैदान में लड़ें, कोर्ट में नहीं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट के बजाय चुनाव में लड़ना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि CMRL ने वीना की कंपनी को 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जो कि कथित तौर पर घूस के रूप में दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले में जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी
राजनीतिक लड़ाई को चुनाव में लड़ना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनावश्यक जांच से किसी की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अप्रैल में दिए गए एक आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी। इस आदेश के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने फिर से मंत्री पद संभाल लिया, जिसके बाद उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि अगर बालाजी फिर से मंत्री बनते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकता है, लेकिन यदि बालाजी मंत्री बनते हैं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। बालाजी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि बालाजी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जमानत दी गई थी क्योंकि बालाजी लंबे समय से जेल में थे। कोर्ट ने बालाजी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि यदि वे चाहते हैं कि उनकी जमानत बनी रहे तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर हमला करने की कोशिश की। वकील ने जूता निकालकर सीजेआई पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे समय पर रोक लिया। सीजेआई गवई ने कहा कि इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वकीलों को अपने तर्कों को जारी रखना चाहिए और इस घटना से विचलित नहीं होना चाहिए। यह घटना तब हुई जब सीजेआई गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। वकील ने कथित तौर पर अपने जूते को निकालकर सीजेआई पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। वकील ने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। यह घटना सीजेआई गवई की एक टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने एक मामले में भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें कई लोगों ने सीजेआई पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने वकील की इस हरकत की निंदा की है और कहा है कि यह बार और बेंच के बीच के रिश्ते को कमजोर करने वाली है। SCA-ORA ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में द्वारपालिका मूर्तियों से सोना चोरी होने के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। कोर्ट ने ADGP H.O. वेंकटेश को SIT का प्रमुख नियुक्त किया है, जो इस मामले की जांच करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि SIT को इस मामले की जांच करनी होगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि SIT जांच के दौरान मीडिया या आम जनता के साथ बातचीत नहीं करेगी। सबरीमाला मंदिर में द्वारपालिका मूर्तियों के सोने की परत चढ़ाने का काम एक चेन्नई की फर्म को दिया गया था। इस काम के लिए 42.8 किलोग्राम सोना दिया गया था, लेकिन फर्म ने केवल 38 किलोग्राम सोना प्राप्त होने की बात कही। इस मामले में जांच के दौरान पता चला कि कुछ सोने की पत्तियां एक व्यक्ति के घर से बरामद हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ सोना चोरी का नहीं है,
बल्कि इसमें कई गंभीर अपराध शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों के आधार पर चार्जशीट में न उल्लेखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, बिना जांच रिकॉर्ड पर भरोसा किए या आगे की जांच के आदेश दिए। एक बेंच जिसमें जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.सी. शर्मा शामिल थे, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के असामान्य आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को मंजूरी दी थी जिसमें शिकायतकर्ता के गवाहों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर आईपीसी की धारा 394 डालने या प्रयास के दौरान जानबूझकर के अपराध का संज्ञान लिया था, बिना यह तय किए कि यह धारा इस मामले पर लागू होती है या नहीं। कोर्ट ने कहा, वास्तव में केवल शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामों के आधार पर कोर्ट ने धारा 394 के तहत संज्ञान लिया। हम इस तरह के अभ्यास को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निजी हलफनामों के आधार पर अपराध जोड़ना यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उचित जांच पर भरोसा करना चाहिए या यदि किसी आरोप के छिपाए जाने का मामला हो तो आगे की जांच का आदेश देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पुलिस से पूरा केस डायरी प्रस्तुत करने को कहना चाहिए था जिसमें सभी गवाहों के बयान दर्ज हों। कोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के गवाहों के 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए पूर्ण बयान कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे कोर्ट को स्वतंत्र रूप से उनके सत्यापन का मौका नहीं मिला। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह धारा 172 सीआरपीसी के तहत पूरी पुलिस केस डायरी बुलाए और यदि किसी गवाह का बयान गायब हो तो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामों को पुलिस के पास सही प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के लिए भेजा जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि झांसी के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे अगर जांच के दौरान कोई सामग्री छुपाई जाती है। कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया और निर्देश दिया कि सभी सामग्री सच्चाई के साथ कोर्ट के सामने रखी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के चैनलाइजेशन और शहरी विकास के लिए 1989 में अधिग्रहित की गई जमीन के लिए सैकड़ों जमीन मालिकों को मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। कोर्ट ने जमीन मालिकों के प्रति बीघा 89,600 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने कहा कि सरकार को समान परिस्थितियों में सभी जमीन मालिकों को समान मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण में सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन मालिक बेचने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली के 4 गांवों के जमीन मालिकों ने अपनी जमीन के मुआवजे की राशि को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीन अधिग्रहणकर्ता ने प्रति बीघा 27,344 रुपये का मुआवजा तय किया था, जिसे जमीन मालिकों ने कम बताया था। कोर्ट ने कहा कि जमीन की कीमत का आकलन करते समय उसकी स्थिति और बाजार की मांग को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि समान परिस्थितियों में सभी जमीन मालिकों को समान मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28A के तहत यदि किसी एक मामले में कोर्ट ने मुआवजे की राशि तय की है तो समान परिस्थितियों में सभी जमीन मालिकों को समान मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सभी जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा दे। तमिलनाडु सरकार ने 2014 में एक वजन आधारित चयन प्रणाली लागू की थी, लेकिन 2018 में एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा मॉडल में बदल दिया। इस बदलाव के खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह बदलाव मनमाना था और हजारों पदों को रिक्त छोड़ दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं को मंजूर करते हुए सरकार को 2014 की वजन आधारित प्रणाली के तहत नियुक्तियां फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 की नीति परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से भर्ती प्रक्रिया को अमान्य नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया में स्थिरता, पारदर्शिता और पूर्वानुमानिता बनाए रखना आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा कि बिना उचित कारण के भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रियंका। बताइए प्रियंका। आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर सक्तिवल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस 2013 से स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार थाउजेंड्स ऑफ द पेटिशनर्स ने टीईटी एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ द बेसिक लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेट एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कौन करवाता है? आरटी एक्ट के अंदर ये एग्ज़ाम आता है एंड एनसीटीई इस पे गाइडलाइंस फॉर्म करता है एंड इसी एग्ज़ाम के बाद ही आप टीचर बन सकते हो तमिलनाडु के अंदर। इस केस में क्या हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ पेटिशनर्स ने उस टाइम पे इस एग्ज़ाम को दिया एंड क्लियर भी किया था। बट 2014 में ये जिस बेसिस पे ये टेट एग्ज़ाम्स हुआ था उसका गवर्नमेंट ऑर्डर 71 ला के इस एग्ज़ाम को आर्बिट्रेरी एक्ट बता करके उसके अंदर लोगों की रिक्रूटमेंट ही नहीं की गई थी। उसके बाद 2014 में ही गवर्नमेंट ऑर्डर 149 और 71 आता है साथ में एंड जिसके अंदर एक रैशनल लेवल या फिर एक साइंटिफिक मेथड ऑफ वेटेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है उस बेसिस पे ही उसके बाद टीचर्स लगाए जाएंगे एंड वो जो 2013 का जो टेट एग्ज़ाम था उसको बेसिकली कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद 2014 में ही बहुत सारी रिट पिटीशंस फाइल की जाती है इस ऑर्डर के खिलाफ, बट कोर्ट इन सभी रिट पिटीशंस को डिसमिस्ड कर देता है एंड ये जो साइंटिफिक रैशनल मेथड है ये लागू रहता है। एंड देन अगेन क्या होता है कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 149 फिर से लेके आते हैं, जिसके अंदर एक न्यू कॉम्पिटिटिव मेथड को लॉन्च किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके बाद ये हुआ था कि टेट एग्ज़ाम्स को एज अ बेसिक एग्ज़ाम लेवल नहीं कंसीडर किया जाएगा एंड उसके अलावा न्यू कॉम्पिटिटिवनेस मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर द सेकेंडरी ग्रेड लेवल टीचर एंड फॉर द बीटी टीचर्स ऑल्सो। फिर उसके बाद इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन एंड मिसलेनियस पिटीशंस दोनों डाली गई थी, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हाई कोर्ट रूल करता है अपना डिसीज़न को इन द फेवर ऑफ पिटिशनर, जिसमें वो ये कहते हैं कि भी फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट 410 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा 2013 के अंदर वैकेंसी के अंदर फॉर द टीचर। आप ऐसे ही किसी को भी हटा नहीं सकते हो वैकेंसी देने से। एंड दूसरा कि जो स्टेट है उसको एक एक्ट करना पड़ेगा प्रिडिक्टेबल मैनर एंड ट्रांसपेरेंसी मैटर्स में। आप बीच बीच में लाके कोई भी ऑर्डर को आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं रूल करवा सकते हो एंड जो भी ऑर्डर आएंगे वो प्रोस्पेक्टिवली ही ऑर्डर्स रूल करवाए जाएंगे। उसके बाद ये ऑर्डर आने के 4 महीने के बाद भी कोई भी कॉम्प्लाइंस नहीं होता है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एंड देन फाइनली इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को लेके आया जाता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस इशू करती है स्टेट के लिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट को 3 मैनर्स के अंदर एक्ट करना पड़ेगा। पहला प्रिडिक्टेबल, दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड द थर्ड वन इज़ कंपैटिबिलिटी। और जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो स्टेट है वो आर्बिट्रेरीनेस नेचर के अंदर काम नहीं कर सकती, उसको जितने भी अपने ऑर्डर्स वगैरह जो भी उसको रूल करना होगा वो सारे के सारे उसको प्रोस्पेक्टिवली ऑर्डर में किए जाएंगे। एंड इससे पहले के जो 2013 टू 2017 के जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टेट एग्ज़ाम दिया था फॉर टीचिंग जॉब के लिए, उन सभी को ही जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया प्रियंका यह जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या होता है। क्या आपको मालूम है मिसलीडिंग एड से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। रिसेंट केस में सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस को 5 लाख फाइन किया है फॉर क्लेमिंग 216 प्लस यूपीएससी सिलेक्शन इन 2022, जब सिर्फ 54 स्टूडेंट्स एक्चुअल कोर्स के पार्टिसिपेंट थे और 162 स्टूडेंट्स फ्री गाइडेंस प्रोग्राम में आए थे। ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 228 और सेक्शन 247
कहता है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वो होता है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का गलत तरीके से डिस्क्रिप्शन करे या ऐसी झूठी गारंटी दे जो कंज्यूमर को मिसलीड करे। सेक्शन 24 के तहत पहली गलती पर 10 लाख तक की फाइन और दोबारा गलती करने पर 50 लाख तक का फाइन या जेल हो सकती है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और मार्केट में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। यह अथॉरिटी एडवर्टीजमेंट को मॉनिटर और रेगुलेट करती है, कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं और मिसलीडिंग क्लेम्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.